टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस। एक और क्लास लेकिन था इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने उठाया था विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो बेटा हमने कुछ पढ़ लिया था उसके बारे में, आवेश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आवेश के बारे में पढ़ने के बाद हमने जैसे कूलाम नियम पढ़ा था, तो कूलाम नियम मैंने आपको बता दिया था। कूलाम नियम क्या है कि कोई भी हमारे पास दो पार्टिकल हैं, कोई भी हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दो चार्ज हैं, जो दो बिंदु आवेश हैं, उन बिंदु आवेशों के मध्य हमको लगने वाले विद्युत बल की क्या करनी है, गणना करनी है। और वो गणना अपन किससे करते हैं, कूलाम के नियम से करते हैं। ठीक है, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, मैंने आपको बताया था। उन्होंने बताया था कि हमारे पास कोई भी एक निकाय है, अगर उसमें दो पार्टिकल हैं, कितने भी दो पार्टिकल मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो पार्टिकलों के मध्य हम बल निकालेंगे, विद्युत बल निकालेंगे। तो उसको किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि यदि एक निकाय के अंदर दो पार्टिकल रखे हुए हैं, तो दोनों पार्टिकल्स अगर आपको पता है कि सजातीय प्रकृति के होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। सजातीय होंगे, अगर विजातीय होंगे तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, उसी विद्युत बल को हमने किसके नियम से निकाला, कूलाम के नियम से निकाला। ठीक है, कूलाम ने बताया कि भाई हमारे पास अगर दोनों पार्टिकल हैं, उन दोनों का कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उनका कुछ ना कुछ परिमाण होगा। तो उसने बताया कि इन दोनों के मध्य लगने वाला या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों जो हमारे पास बिंदु आवेश रखे हुए हैं, उनके परिमाण के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। जबकि कोई दो हमारे पास जो बिंदु आवेशों के मध्य कुछ न कुछ दूरी होगी, तो उन्होंने फिर बोला कि भाई इन दोनों के मध्य कुछ न कुछ दूरी होगी, वो दूरी इन दोनों के मध्य लगने वाले वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। उस तरीका से हमको एक सूत्र मिला, F बराबर K Q1 Q2/R²। ठीक है, अब इसी का कूलाम्ब जो नियम है उसका हम वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, कूलाम्ब नियम, कूलाम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, अब कूलाम्ब नियम का सदिश निरूपण किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो देखो वही एग्जाम्पल हम लेंगे, वही दो हमारे पास बिंदु आवेश होंगे और उनको बेसिस मानकर हम निकालेंगे कि कूलाम्ब के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है वो किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, इधर हमारे पास ये दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है बेटा, प्लस है और ये भी प्लस है। आप इसको माइनस माइनस भी ले सकते हो, आप इसको प्लस माइनस भी ले सकते हो, इसको प्लस इसको माइनस, ये इसको माइनस इसको प्लस, आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर बेटा, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको Q1 और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया Q2। अब तुमको पता है कि ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो एक दूसरे के बीच इनकी मध्य में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्लियर बात है, तो ध्यान समझो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम क्या लेते हैं, आर लेंगे। अब देखो, अगर मैं इस बिंदु आवेश की बात करूं, इस पॉइंट चार्ज की बात करूं, तो ये कुछ ना कुछ इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और इसकी बात करूं मैं, तो ये भी इस पर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, बल लगाएगा। लेकिन दोनों क्या है, सजाती है, तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। मतलब ये बल किस डायरेक्शन में लगाने वाला है, ये लगाने वाला है भाई इस डायरेक्शन में। क्लियर बात, तो ये इस पे किस डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों, ये भी प्लस है तो ये भी इसे प्रतिकर्षण लगाएगा। ये किस दिशा में लगाएगा, ये बेटा इस दिशा में लगाएगा, इस पे, ये इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब ध्यान समझना, इस पर भी बल लग रहा है और इस पर भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। देखो इस पर कौन लगा रहा है, एक लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, दो पर, तो इसको मैं लिखूंगा दो पर लगा रहा है बल एक। मतलब F21 का मतलब क्या हुआ कि ये 1, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दो पर बल लग रहा है ड्यू टू 1 के कारण। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू 1, मतलब दो पर, इस पर बल लग रहा है किस कारण, एक के कारण। इसको मैं वेक्टर लिख देता हूं। सेम ये जो बल लगा रहा है, ये दो लगा रहा है किस पर, एक पर, तो किस पर लग रहा है, एक पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, दो पर लग रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये से बल लगाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ये से बल लगाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं यहां से देखो, इसके हमारे पास में एक आपको बता देता हूँ, यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्या दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। किसकी दिशा दिखाते हैं, बल हो गया या कोई भी और चीज हो गई आपके, या वेग वगैरह हो गया, कुछ और हो गया, आपका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे, बल की बात करेंगे। तो बल की दिशा दिखाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, इसकी दिशा किधर से लग रही है, 1 से 2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर होगा R1 2, और इसको मैं लिखाता हूँ कैप से। मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर पे हम क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। क्या है हमारे पास यूनिट वेक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाएगा, दिशा को दिखाएगा। सेम एज ये इधर लगा रहा है, तो इधर भी बेटा एक यूनिट वेक्टर होगा, उसको हम प्रदर्शित करेंगे इससे, R21 कैप से।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान समझो बेटा, अगर मैं यहाँ से, देखो ये बल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो देखो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी दूरी को क्या करूँ, मेजर करूँ, तो ये कितनी निकल के आएगी मेरे पास, आर, देखो 1 से 2 की जगह 1 2 वेक्टर, ये दूरी हुई। ये इधर इस पर बल लगा रहा है, तो अगर इससे मैं डायरेक्शन की शो करूँ तो कितना हो जाएगा, r21 वेक्टर। मतलब ये डिस्टेंस ही बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से और यहाँ तक मेजर किया तो r12 वेक्टर ले लिया, और इसकी डिस्टेंस को, इसकी दूरी को यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, इसको क्या ले लिया, r21। ठीक है, और जो बल की दिशा है वो किधर है बेटा, r12 कैप से दर्शाई जा रही है, और ये r21 कैप से दर्शाई जा रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब समझो ध्यान से, अब हमको यहाँ पे क्या लेना है, कूलाम का नियम याद करना है। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है कि ये इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा, और ये इस पर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर ये, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, ये इस पर बल लगाएगा तो कौन सा लगेगा, देखो 2 पर 1 के कारण लगने वाला तो बल, तो क्या निकलेगा, F21 वेक्टर। हमने क्या पढ़ा था बेटा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान देखना, आर स्क्वायर मैंने यहाँ से और यहाँ तक मेजर किया, मतलब 1 के कारण इधर, तो मेजर किधर होगी, डिस्टेंस इधर होगी, तो R12 वेक्टर, या इसका स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, स्क्वायर ले लेता हूँ। और इसका जो स्थिति सदिश है, मतलब जो इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो यूनिट वेक्टर है इसका, वो यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, R12 कैप। इस तरीके से हमको क्या निकला, 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल निकला। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया बेटा 1। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से आगे देखो। अब मैं सेम इसी तरीका से 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल निकालूंगा, तो 1 पर 2 के कारण, देखो 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F12 वेक्टर। और इसको कैसे, सेम देखो K Q1 Q2, देखो बेटा दूरी किधर से मेजर की, इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस R21, तो इसको मैं ले लेता हूँ R21 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, R21 कैप। इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ 2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान समझना बेटा, आप देखो चाहे ये दूरी क्या है, R21 और R12 दोनों बात बराबर ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, नहीं है ना। देखो K Q1 Q2 Q2 ये सब कुछ बराबर दिख रहा है, लेकिन आपको बराबर एक चीज नहीं दिख रही है, वो क्या चीज है, ध्यान समझना। देखो इसके कारण इसके जो बल की दिशा है वो R12 इसके उधर की तरफ है, और इसके कारण इसमें जो बल की दिशा है, जो अपन का यूनिट वेक्टर है वो प्रदर्शित कर रहा है, इसके बल की दिशा वो क्या है, R21 कैप है। तो ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं आपको क्या नजर आ रही है, अपोजिट नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो R12 कैप है और हमारे पास R21 कैप है, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट बल लगा रहे हैं। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं ना, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ये किसको दिखा है, 1 से 2 की तरफ, मतलब 1 से 2 की तरफ इसकी डायरेक्शन है बल्कि, और ये 2 से 1 की तरफ, मतलब अपोजिट है। लेकिन ध्यान समझना, ये इन दोनों की जो डायरेक्शन वो क्या हुई, एक दूसरे का अपोजिट हुई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से माइनस लिख सकता हूँ। अब ध्यान समझना बेटा, अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे पुट करता हूँ, तो देखो ध्यान से हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 में अगर ये वैल्यू मैं समीकरण 1 में पुट करता हूँ, तो ध्यान से देखना बेटा क्या मिलेगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर में लिख देता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब देखो R12 कैप इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, माइनस का R21 कैप। क्लियर बात। इसको बेटा इसको आगे अगर मैं और एक्सटेंड करता हूँ, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू, देखो ये माइनस आगे ले लेता हूँ, तो माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेटा R21 कैप। क्लियर है यहाँ तक बात। अब ध्यान समझ लो इस चीज को, तो आप देखो R12, ये R12 ये वाली चीज है, और ये भी R12 ये वाली चीज है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि R12 किसके इक्वल होगा, R21 के, क्योंकि यह तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही, ये भी इन दोनों के बीच डिस्टेंस है और ये भी इन दोनों के बीच डिस्टेंस है। लेकिन इसमें क्या दिखा है कि ये यहाँ से यहाँ तक मेजर की गई है, यहाँ से यहाँ तक मेजर की गई है, तो इसको भी मैं अगर R21 लिख लेता हूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि R12 और R21 दोनों डिस्टेंस बराबर हमारे पास कितनी है, R है, उसको ही तो हमने क्या लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक मेजर की है और यहाँ से यहाँ तक मेजर की है, बात बराबर बेटा। अब ध्यान से देखना, समीकरण 2 को हम देखेंगे, तो देखो K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप, यहाँ पे भी K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21
कैप सेम मिल रहा है। तो क्या मैं समीकरण 2 से बोल सकता हूं कि देखो यहाँ से बेटा F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ये माइनस आ रहा है तो माइनस, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, F12 के इक्वल है। तो इससे बेटा हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी निकाय के अंदर दो बिंदु आवेश हैं तो उनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित करेंगे, ये इस पर आरोपित करेगा या ये इस पर आरोपित करेगा, वो दोनों का जो परिमाण है वो तो कैसे होने वाला है, समान होने वाला है, लेकिन जो दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे की कैसी होने वाली है, विपरीत होने वाली है। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत क्या करेंगे, बल लगाएंगे। अगर ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे अगर सपोज मैं माइनस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस ले लेता हूँ, तो देखो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब अगर ये इसको आकर्षित करेगा तो बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो भी ये एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। मतलब अगर हम विपरीत आवेश भी ले लेते हैं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी बल लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, एक दूसरे के विपरीत लगेगा। ठीक है, अगर इसको आप और आगे एक्सटेंड करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, मैंने आपको जब देखो बेटा इसको मैं हटा देता हूं, चलो इसको हटा देता हूं मैं यहां से ना। देखो मैंने आपको जो 11th क्लास में जो क्लास ली थी तो बताया था कि हमारे पास अगर ये आर कैप है, यूनिट वेक्टर है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, ये लिख सकता हूं, कोई बात नहीं। अब ध्यान समझना बेटा, अगर सेम है, अगर मैं यहाँ पे R12 लिखूं तो यहाँ पे भी R12 आएगा और यहाँ पे भी R12 आएगा। क्लियर बात। अब ध्यान समझना, देखो R12, अगर R12 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बन जाएगा मुझे, देखो F21 वेक्टर बराबर मेरे को क्या मिलेगा, देखो बेटा K Q1 अपन देखो R12 और R12 नीचे आ रहा है, ये स्क्वायर है और ये एक और आ गया है, तो कितना हो जाएगा, R12 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, R12 वेक्टर हो जाएगा। सेम एज अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो R21 कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21। सेम अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बेटा K Q1 Q2, देखो R21 ऑलरेडी है स्क्वायर और R21 ऑलरेडी आ गया, तो कितना हो गया R21 का क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा R21 वेक्टर। तो इस तरीका से हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक आपका काम आएगा 12th में, अगर और आगे एक्सटेंड करना चाहो तो आप इतना कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये अपन का कूलम का नियम हुआ, और आगे की जो क्लासेज होंगे उनमें और एक एक दो टॉपिक हम और बढ़ाते जाएंगे। जैसे अभी आपका एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब जैसे अगली जो क्लास होगी उसमें आपके 2 टॉपिक होंगे, धीरे धीरे हम 3 टॉपिक मतलब लगभग आधे घंटे तक आपका लेक्चर पहुंचा देंगे, क्योंकि आपको काफ़ी दिन हो गए इसलिए हम छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, क्योंकि आपकी भी थोड़ा पढ़ाई हैबिट में आ जाए, जैसे धीरे धीरे अपन एक टॉप पे लेके चले आप लोगों को। ठीक है बेटा, चैनल को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और बेटा आपका भी मोटिवेशन बढ़े और क्लास डेली आए आपकी। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि चैनल जितना ज़्यादा फैलेगा उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन ऊपर होगा। ठीक है, अप होगा। ठीक है, तो इस वजह से बेटा आप शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।